हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम कराने जा रहे हैं फिजिक्स का क्लास 12 के लिए चैप्टर 1 वैद्युत क्षेत्र तथा विभव। आज हम बच्चों इस पाठ की पूरी समरी कवर करेंगे। ठीक है, समरी मतलब इस पाठ के सारे सूत्र समझेंगे, सबको याद करेंगे। ठीक है, और ये जो समरी है ये क्लास 12 के बच्चों के साथ साथ नीट एग्ज़ाम के लिए, जेईई एग्ज़ाम के लिए और ऑल अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जो साइंस रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी में इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक एक अंक वाले एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं और वे ही बच्चे इनको कर पाएंगे जिनके इस पाठ की पूरी समरी याद है। तो आज हम शॉर्ट में इस चैप्टर का एक रिवीजन करेंगे, है ना, स्पीडली रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का नाम है वैद्युत क्षेत्र और विभव। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र और विभव, ये आपका चैप्टर 1 है और इसमें पहला टॉपिक है बेटा कूलाम का नियम। देखिए, कोलम्स लॉ, कूलाम की स्पेलिंग है COULOMB, कोलम्स लॉ। ये कोलम जो है साइंटिस्ट का नेम है बच्चों। इन्होंने दो बिंदु आवेश, बल्कि जैसे एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2, मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस है R। तो इन आवेशों के बीच अगर हम फोर्स निकालना चाहिए, कितना बल लग रहा है इनके बीच में, तो उस बल का मान ज्ञात करने के लिए हम कूलाम के नियम का प्रयोग करते हैं। बच्चों, ये जो कूलाम का नियम है दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल को बताता है। अब आकर्षण का बल कब लगता है बेटा? आकर्षण का बल लगता है जब विजातीय आवेश हो। विजातीय मतलब एक प्लस का चार्ज हो और एक माइनस का चार्ज हो। और प्रतिकर्षण का बल कब लगता है? जब दोनों सजातीय आवेश हो। सजातीय मतलब दोनों प्लस प्लस के हों, प्लस प्लस के, ठीक है, या दोनों माइनस माइनस के, तो ये सजातीय होते हैं। इनके बीच में बल लगता है प्रतिकर्षण बल। ठीक है, और होता क्या है बच्चों, ये कूलाम का नियम क्या होता है? देखिए, कूलाम का नियम अभी बताया मैंने, दो आवेशों के बीच बल को बताएगा। जैसे ये दो बिंदु आवेश हैं, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है और बीच की दूरी इनके R है। ये R क्या है बच्चों? बीच की दूरी। अब इनके बीच हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स जो होता है F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको देखेंगे ध्यान से, ये जो बन रहा है ये इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट, ऐसे इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको एप्सिलॉन नॉट। और हिंदी में बोलते हैं इसको निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, या हिंदी में कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये Q1 Q2 क्या है बच्चों? बिंदु आवेश के मान है, और R क्या है? इनके बीच की दूरी। और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच का बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², और यूनिट होती है न्यूटन। याद रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है बच्चों, ये याद रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। ये मान याद रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 × 10⁹। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो F का फॉर्मूला बन जाएगा, F इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा? F इक्वल टू 9 × 10⁹। इसकी जगह हमने रख दिया ये 9 × 10 की, इसकी जगह ये रख दिया 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये बन गया बच्चों कूलाम का नियम। अब देखिए, कूलाम का नियम किसको बता रहा है? दो आवेशों के बीच बल को बता रहा है। और बल कैसी राशि होती है बच्चों? बल होती है सदिश राशि, अर्थात इसको निरूपित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तो पेपर में 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। सदिश मतलब इसको दिशा के अनुसार समझाइए। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक यही है बच्चों, कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो देखिए, कूलाम का नियम का सदिश रूप लिखने के लिए एक ये तरीका है, एक मैंने आपको जब वीडियो में पढ़ा भी रखा है, जब लॉन्ग कोर्स कराया था आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी मैंने इसको सदिश रूप को समझाया है। ठीक है, वहाँ पर इसके सिंपल तरीका है, तो वो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने ये अक्षांश मान लिए, ये एक्स एक्सिस,
ये वाई एक्सिस और ये बेटा मूल बिंदु। अब आप देखिए मूल बिंदु से बिंदु आर ए, ये बी, ए जो है ये r1 वेक्टर डिस्टेंस पर है और बी जो है ये वेक्टर r2 पर है। मतलब ये इसकी पोजीशन वेक्टर हो गया है ना, स्थिति सदिश। ए की स्थिति सदिश है वेक्टर r1, बी का स्थिति सदिश है वेक्टर r2। ये बी का स्थिति सदिश हो गया और ये ए का स्थिति सदिश हो गया, ठीक है। और ए और बी ये हो गए, इनके लिए आर, ये आर वेक्टर आर, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। स्थिति सदिश ए और बी का हो गया वेक्टर आर। ए पर आवेश है Q1, ये रहा, और बी पर आवेश है Q2, ठीक है। तो ये चित्र समझ गए आप। ए पर आवेश कौन सा है बच्चों? Q1 है, और बी पर आवेश कौन सा है? Q2 है। अब कूलाम के नियम का सदिश रूप निकालने के लिए, वैसे सिंपल में कूलाम का नियम होता है F बराबर, क्या फॉर्मूला बताया अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये होता है। अब R मतलब इन आवेशों के बीच की डिस्टेंस। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, A और B के बीच की डिस्टेंस है वेक्टर ऑफ R, ये। अब इसका जो मान निकालना हो हमें, तो वेक्टर ऑफ R इक्वल टू होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। R वेक्टर ऑफ R बराबर क्या होता है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो जब इसका हम कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वेक्टर ऑफ R का स्क्वायर। अब ये वेक्टर ऑफ R जो है ये परिभाषित नहीं होता है, ये अपरिभाषित है। तो अर्थात मतलब ये असंभव है, इसको वेक्टर ऑफ R के ऊपर स्क्वायर ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता। तो इसके लिए वेक्टर R को ओपन करेंगे। बच्चों याद रखना, वेक्टर ऑफ R बराबर होता है मोड के अंदर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, वेक्टर ऑफ R बराबर होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और फॉर्मूले में क्या है बच्चों, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो F इक्वल टू हो गया, ध्यान से देखिए, A के द्वारा मतलब Q1 के द्वारा B पर बल, F किस पर बल? B पर। तो F B किसके द्वारा? A के द्वारा। तो F B A, और इसके ऊपर लगा दिया हमने वेक्टर मतलब डायरेक्शन बता रहा है ये। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, नीचे आता है यहाँ पर R स्क्वायर, है ना। R के रिप्लेस वेक्टर R। अब वेक्टर R का मान मैंने अभी बताया, ये रहा वेक्टर R क्या होता है बच्चों? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड के अंदर, और इसका स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में R यूनिट आता है, R यूनिट मतलब एकांक सदिश। और R यूनिट का सूत्र होता है वेक्टर ऑफ R अपॉन मोड ऑफ R वेक्टर, ठीक है। इसकी का भी अगर हमें यूनिट निकालना है, ध्यान से देखिए एक बार फिर, जब हम इसका जो है वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखने पर यहाँ जो है ये, इसकी जगह आर कैप भी आ सकता है। और आर कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर ऑफ R अपॉन मोड ऑफ R वेक्टर। मोड मतलब इसका परिमाण, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ R इसको कैसे लिख सकते हैं आप? वेक्टर ऑफ R अभी बताया था मैंने, वेक्टर ऑफ R बराबर होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और अपॉन में आ जाएगा बच्चों मोड ऑफ R, तो मोड लगा दीजिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो ये R कैप की वैल्यू हो गई। यहाँ पर इसकी जगह आप R कैप लिख दो या ये लिख दो, ठीक है। तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप हो गया। आप इसको एक बार अपने आप भी करके देख लें। आगे देखते हैं बेटे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में आपको बेसिकली समझना होगा। मैंने जगह छोड़ी है इसीलिए। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र, ये समझिए आप। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें जब कोई बाहर से अन्य आवेश आए तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, तो उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। जैसे ये प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का ये क्षेत्र है, अगर बाहर से कोई माइनस क्यू चार्ज इसमें एंटर करेगा तो ये प्लस क्यू इसे माइनस क्यू को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अर्थात इस पर आकर्षण बल लगाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस क्यू के पास प्लस क्यू ही प्रवेश करेगा तो ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगा देगा अपनी। तो इस आवेश के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ही बोलते हैं क्या? वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी होती है, मतलब इस वैद्युत क्षेत्र जो है कितना फोर्स लगाता है, इसकी अगर बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों ई वेक्टर बराबर होती है, ई वेक्टर बराबर होती है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये कहाँ से आया भाई, इसके बारे में भी समझेंगे। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इट इज डिनोटेड बाई ई वेक्टर, वेक्टर ऑफ ई, इससे लिखते हैं इसको, और ये बराबर होती है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। अब ये क्या है भाई, मैंने अभी आपको बताया था जैसे ये प्लस क्यू आवेश है और इसके आसपास हम एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट ला रहे हैं। परीक्षण आवेश मतलब टेस्ट चार्ज, जिस पर हम अपना प्रयोग कर रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश, इस पर हम अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर लाना चाह रहे हैं इसके पास। तो जब इसके पास लाना चाह रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, ये जो बिंदु आवेश है इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगाएगा। तो जितना बल लगाएगा, ठीक है, एफ वेक्टर, वेक्टर एफ, बल वेक्टर लगा दिया मतलब दिशा के अनुसार, जितना बल लगाएगा और उस परीक्षण आवेश क्यू नोट का जो अनुपात होता है, अनुपात मतलब अपोन में, डिवाइड में, है ना, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने अभी बताई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। अब अगर मैं इसमें इफ़ ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, इसका मान मैं 1 कूलाम रख दूं, लो जी 1 कूलाम रखिए, तो ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा एफ वेक्टर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूले से डेफिनेशन बन जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक, 1 कूलाम मतलब एकांक, क्या एकांक क्यू नोट, क्यू नोट मतलब टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एफ माने बल, तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गया। अब देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको देख लेते हैं। ये रही बच्चों बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश अभी बताया था, बिंदु आवेश जो निर्वात में एक बिंदु पर, निर्वात मतलब जहाँ कोई मतलब हवा ना हो, वो निर्वात माध्यम होता है। ये निर्वात में एक बिंदु ओ मान लिया, इससे प्लस क्यू आवेश मान लिया कि निर्वात में ओ पर प्लस क्यू आवेश है, इससे मान लीजिए हमें आर दूरी पर बिंदु पी है और पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। यूनिट कैसे आई बेटा, क्योंकि ई का बेसिक सूत्र होता है एफ अपॉन क्यू नोट। अब एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू नोट का कूलाम, तो मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट क्या होती है इसकी, मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन को एन भी लिख सकते हैं, कूलाम को शॉर्ट फॉर्म में सी लिख दो बेटा। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जबकि ये बिंदु आवेश ओ पर निर्वात में हो। कहाँ पर हो, निर्वात में। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहता है कि ये पैरावैद्युत में है, पैरावैद्युत। अब पैरावैद्युत क्या होता है, पैरावैद्युत माध्यम होता है कोई एक तरह से अचालक माध्यम, जैसे कांच है ना, मोम, ये पैरावैद्युत पदार्थ के उदाहरण होते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई पैरावैद्युत माध्यम हो और बिंदु आवेश पैरावैद्युत माध्यम में रखा हो, तब उससे हम कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र देखें तो वो हो जाएगा बच्चों, वो वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा अचालक माध्यम के कारण, और अपोन में यहाँ पर के और आ जाता है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा यहाँ पर सूत्र में, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक बार और देखते हैं। अगर बेटा यहाँ पर पैरावैद्युत माध्यम रखा हो तो हम क्या करेंगे, पैरावैद्युत माध्यम में निकालने के लिए ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कब अप्लाई होगा, जब पैरावैद्युत माध्यम में। के कहलाता है माध्यम का पैरावैद्युतांक। के क्या कहलाता है बच्चों, माध्यम का पैरावैद्युतांक। इसका मान दिया रहेगा, याद रखना के का मान सदैव 1 से ज़्यादा होता है। पैरावैद्युत पदार्थ के लिए के का मान सदैव 1 से ज़्यादा। तो जब यहाँ पर 1 से ज़्यादा वैल्यू रखोगे इस सूत्र में तो ई का मान पहले से घट जाएगा, अर्थात पैरावैद्युत माध्यम का वैद्युत क्षेत्र निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की अपेक्षा कम होता है। तो बात समझ में आ गई। ये बिंदु आवेश है, इससे आर दूरी पर पी पर वैद्युत क्षेत्र अगर निकालना हो तो फॉर्मूला अप्लाई होगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये सूत्र लगेगा बेटे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है
एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वलय क्या होती है? वलय मतलब रिंग, घेरा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वलय मान ली हमने बच्चों, ये एक वलय है, ठीक है। अब अगर इसको हम ऐसे ऊर्ध्वाधर वर्टिकल मोड में रखेंगे तो इसकी परछाई का चित्र बनेगा ऐसे। ये इसकी परछाई का चित्र बना रखा है बेटे, इस टाइप से, ये परछाई है इसकी। ये घेरा हो गया। वैसे तो ये वृत्ताकार है, सर्कुलेट है बिल्कुल, लेकिन जब इसको आप वर्टिकल फेस में रखोगे, है ना, इसकी परछाई बनाओगे तो ये इस टाइप से बनेगी। अब इससे इसका केंद्र O हो गया और इससे बेटा हमें x दूरी पर, यहाँ पर मान लीजिए, जैसे ये रहा देखो, इस चित्र में x दूरी पर एक बिंदु P मान लिया, तो एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र। तो अब इस वलय से x दूरी पर हमने यहाँ पर ये बिंदु P मान लिया, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0, है ना, E = 1/4πε0 qx/a² + x² की पावर 3/2। अब a क्या है बच्चों? इसमें a कहलाता है वलय की त्रिज्या, ठीक है। a क्या है बेटे? a है वलय की त्रिज्या, और x वो दूरी है जहां पर आपने विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। तो E बराबर होगी 1/4πε0 q क्या है? वलय पर उपस्थित आवेश। q क्या है बच्चों? वलय पर उपस्थित आवेश। x क्या है? वह दूरी है जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, ठीक है। और अपोन में a² + x² की पावर 3/2, और मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलाम। आगे देखते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए ये जो x दूरी है, ये वाली ध्यान से देखेंगे, ये जो x दूरी है ये यहाँ की बजाय, P की बजाय बहुत दूरी पर हो, है ना, बहुत ज़्यादा दूर हो, तो इस कंडीशन में x जो होगा वो बड़ा नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा a से। तो जब x बहुत बड़ा हो जाएगा तो a² को नगण्य मान लेंगे ना, नेग्लिजिबल मान लेंगे, 0। तो E = हो जाएगा 1/4πε0, और फॉर्मूला आपका बन जाएगा बच्चों q/x²। अब x² कैसे आया? देखिए x² की पावर 3/2 था, a तो हमने छोड़ दिया, देखो ये a तो हो गया बच्चों ख़त्म, तो ये बन गया E = 1/4πε0 qx a ख़त्म हो गया, क्योंकि a की अपेक्षा x बहुत अधिक है, तो a को छोड़ देंगे, नगण्य मान लेंगे, तो x² की पावर 3/2 हो जाएगी। इस 2 से ये 2 ख़त्म, तो x की पावर 3 बची बेटा। अब ऊपर एक x नीचे 3 है, तो ये घात ख़त्म करो, 2 बचेंगी, तो E = हो जाएगा 1/4πε0 q/x²। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। ये कब लगेगा? जब वलय के केंद्र से अत्यधिक दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है आपका वैद्युत विभव किसे कहते हैं? वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए पहले इसके बारे में बेसिक समझ लेते हैं हम, वैद्युत विभव क्या होता है, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव, जहाँ जहाँ कोई फॉर्मूला छूटा है मैंने उसके लिए जगह छोड़ी है। वैद्युत विभव V बराबर होता है W/Q0, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। यूनिट होती है W की यूनिट जूल, और Q0 की यूनिट होती है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब होता है क्या है, ये किसी परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ से अनंत से और कहाँ तक विद्युत क्षेत्र तक, Q0 को अनंत से कहाँ तक विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना कार्य होता है उस कार्य को ही हम बोलते हैं क्या? वैद्युत विभव। एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक बच्चों इसलिए मान रहे हैं, अगर एकांक नहीं मानोगे तो अपोन में फिर Q0, फिर अनुपात बोलना पड़ेगा, तो इससे अच्छा आप Q0 को क्या मान लोगे? 1 कूलम। तो एकांक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश मतलब टेस्ट चार्ज, तो एकांक परीक्षण आवेश को कहाँ से अनंत से कहाँ तक विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं वैद्युत विभव, अर्थात उस बिंदु पर वोल्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर विभव निकालना हो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश मतलब टेस्ट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर अगर आपको विभव निकालना है तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव होता है बच्चों V बराबर 1/4πε0 Q/R, V बराबर 1/4πε0 Q/R। अब अगर आवेश प्लस का है तो विभव प्लस में आएगा, अगर आवेश माइनस का है, यहाँ देखिए माइनस के कारण, तो फिर चिन्ह माइनस का हो जाएगा, क्योंकि विभव जो होती है वो अदिश राशि होती है।
अदिश का मतलब ये आवेश के चिन्ह पर निर्भर करती है। आवेश अगर प्लस का है तो विभव प्लस में होगा, आवेश माइनस का है तो विभव माइनस में आ गया 1/4πε0 Q/R। सूत्र यही रहा, बस चिन्ह बदल गया माइनस। अब आप इनमें एक चीज़ देखेंगे बच्चों, विभव के सूत्र में तो आ रहा है, विभव के सूत्र में V बराबर 1/4πε0 Q/R, और ऊपर देखिए अभी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आया था बच्चों, उसमें आया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। ये देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/R²। तो इन दोनों में E के सूत्र में तो है 1/4πε0 Q/R², और अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें 1/4πε0 Q/R रखें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा V का। दूसरा अंतर इनमें ये है बच्चों, E जो होता है वैद्युत क्षेत्र वो सदिश राशि है, ये दिशा पर निर्भर करता है, चिन्ह पर नहीं। और जो विभव होता है वो अदिश राशि है। ये बच्चों अभी बताया था मैंने, ये आपकी काय पर डिपेंड करता है बच्चों, ये चिन्ह पर डिपेंड करता है। अगर आवेश प्लस का है तो विभव प्लस में आएगा, आवेश माइनस का है तो विभव माइनस में आएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये रहा देखिए, ठीक है, आवेश माइनस का था जब माइनस क्यू के कारण, तो विभव भी माइनस में आया। अब आगे देखते हैं बिंदु आवेश के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव, मतलब बहुत सारे आवेश हो तो कुछ नहीं बेटा, सबके कारण जुड़ता चला जाएगा। जैसे आपने एक आवेश के कारण निकाला 1/4πε0 Q/R, मान लो ये Q1 के कारण है। दूसरा -Q2 है तो -1/4πε0 Q2/R हो जाएगा, माइनस का था तो माइनस में आया, ये देखिए। तीसरा मान लो Q3 है प्लस का तो 1/4πε0 Q3/R आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये आते चले जाएंगे जितने भी आवेश हैं। ये देखिए Q1 प्लस का है तो यहाँ पर देखिए प्लस में आया, ये माइनस का है Q2 तो ये माइनस में आया, ठीक है। माइनस का Q3 ये भी माइनस में आया, प्लस का Q4 तो ये प्लस में आया, जुड़ते चले गए और 1/4πε0 क्या हो गया इनमें कॉमन। समझ में आ गया बेटे, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अगर बहुत सारे आवेश हों और कुल विभव निकालना है तो सबका अलग अलग निकालिए और जोड़ दो। V1 1/4πε0 Q1/R1, ये V1 है। V2 की अगर बात करें तो ये होगा 1/4πε0 Q2/R2। लेकिन अब आपको देखना होगा Q2, देखिए ऊपर Q2 काय का है बच्चों, Q2 माइनस का है। Q2 देखेंगे काय का है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। 1/4πε0 सब में से कॉमन हो जाएगा और ये बचेगा। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, तो बस इसके लिए ये याद रखना है, दोनों बराबर होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, बराबर। एक नंबर आपके पक्का हो जाता है यहाँ पर, याद रखना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है और इसका फॉर्मूला होता है E माइनस के ΔV/ΔX और यूनिट होती है वोल्ट प्रति मीटर। E बराबर माइनस के ΔV/ΔX और यूनिट क्या होती है, वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के, विभव प्रवणता का मतलब क्या है भाई, विभव प्रवणता के बारे में जरा बात कर लेते हैं। विभव प्रवणता मतलब दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, दूरी के साथ किसमें, विभव में परिवर्तन। तो दूरी के साथ जो विभव में परिवर्तन होता है उसे ही बोलते हैं विभव प्रवणता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव विभव प्रवणता के बराबर होती है। E बराबर होता है माइनस के ΔV/ΔX, ठीक है। ΔV/ΔX को विभव प्रवणता कहते हैं। बच्चों अगर दो बिंदुओं के बीच निकालना हो, देखिए जैसे यहाँ पर ये प्लेट है एक, ये एक जो है एक चालक बना है और इस चालक में दो प्लेट्स हैं, एक का विभव V1 है दूसरे का V2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है D, ठीक है। अब इनके बीच अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ देखिए फॉर्मूले से पता चल रहा है E बराबर माइनस के ΔV माने विभव में परिवर्तन अपॉन ΔX माने दूरी में परिवर्तन। तो E बराबर विभव में परिवर्तन, देखिए दोनों प्लेटों के V1 से V2 हो गया, अर्थात विभव में परिवर्तन हो गया V1 माइनस V2, ये लिख दिया। अपॉन दूरी में परिवर्तन, V1 से V2 पे जाने में दूरी में परिवर्तन D हो रहा है तो अपॉन में D आ गया। तो इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए ये फॉर्मूला बन गया E बराबर V1 माइनस V2 अपॉन D, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं E बराबर V अपॉन D। V विभव में अंतर है, यहाँ पर विभवांतर V1 माइनस V2 और अपॉन में D क्या है बेटा, डिस्टेंस।
ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभव प्रवणता से संबंध हो गया। याद रखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। अगर एक्सिस में निकालना है एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश, तो आपको क्या करना होगा, यदि किसी कण का वैद्युत विभव किसी फलन एक्स वाई जेड द्वारा परिभाषित किया जाए, तो जब एक्स अक्ष पर निकाल रहे हैं तो वोल्टेज का बच्चों एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ई बराबर माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। अगर वाई पर निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, तो क्या करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसी प्रकार बच्चों जेड के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए तो ई जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ई जेड बराबर हो जाएगा माइनस के डी वी अपॉन डी जेड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, कैसे भी लिख दो आप, सही माना जाएगा। एक्स अक्ष पे निकालोगे तो एक्स अक्ष के अनुदिश यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये जेड अक्ष पर निकला है, तो इस टाइप से ये अक्षों के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र निकल जाता है। ये हमने न्यूमेरिकलों में भी समझा रखा है पहले अपनी पुरानी वीडियोज़ में। इसके बाद आप देखते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है, दो वैद्युत आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है बच्चों, जैसे एक आवेश Q1 है और एक अन्य आवेश Q2 है जो कि यहाँ पर था, मान लीजिए अनंत पर। कहाँ पर था, अनंत पर था। ये आवेश Q2 है और ये अनंत पर है, इन्फिनिट पर है। अब इस Q2 को यहाँ पर लाने में, कहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र में लाने में, ये वैद्युत क्षेत्र है, तो इस Q2 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य होता है उस कार्य को बोलते हैं वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो किसी आवेश को कहाँ से, अनंत से किसी अन्य आवेश कौन सा, Q1, किसी एक आवेश को अनंत से किसी अन्य आवेश के निकट वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही बोलते हैं क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और बच्चों इसे डिनोट करते हैं हम U से, और U बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब इस सूत्र में देखिए आप, अगर मैं यहीं पर R स्क्वायर लगा दूँ तो ये बन जाएगा फोर्स का फॉर्मूला। दो आवेशों के बीच बल का सूत्र क्या था, अभी गुलाम ने बताया था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर R के ऊपर स्क्वायर है तो ये गुलाम का नियम है। अगर R के ऊपर स्क्वायर नहीं है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R है, तो ये दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के निकट लाने में किया गया कार्य है, अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक बन जाएगा। अब देखिए, जैसे बहुत सारे आवेशों के कारण वैद्युत विभव निकाला था, उसी प्रकार हम बहुत सारे आवेशों के कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। दो से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक, जैसे एक ट्रायंगल है, ये इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये बहुत से आवेश हैं, एक Q1 है, दूसरा आवेश -Q2 है, एक आवेश Q3 है। अब इनकी मान लीजिए हमें आपस में पारस्परिक कुल स्थिति ऊर्जा निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे AB के बीच, फिर हम निकालेंगे बेटा BC के बीच, फिर हम निकालेंगे बच्चों CA के बीच, और फिर सबको ऐड कर देंगे। जब आप AB के बीच निकालोगे तो UAB बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब देखिए Q1 प्लस में है, Q2 माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह शुरुआत में लगा देंगे और अपॉन R, ये आ जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद में निकालेंगे BC में, तो यहाँ पर जब BC में निकालोगे आप तो UBC बराबर हो जाएगा, UBC देखेंगे बच्चों, जब BC में निकालेंगे तो UBC बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q2 देखिए माइनस में है, यहाँ पर बेटे ये यहाँ कर देता हूँ मैं, UBC बराबर हो जाएगा, UBC बराबर 1/4πε0 Q2 का है बच्चों, माइनस का है तो माइनस शुरुआत में आ जाएगा, इंटू Q3 और अपॉन में R की जगह ये वाली डिस्टेंस लिखेंगे R23। ऐसे ही बच्चों जब CA के बीच निकालेंगे, है ना, CA के बीच यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q3 और अपॉन में R13। फिर हमें सबकी कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल के लिए सबको ऐड कर दो, U = UAB जो आया आपका प्लस UBC जो आया आपका प्लस UCA जो आया। जब इन्हें आप ऐड करोगे बेटा तो ये 1/4πε0 सब में कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12, ये बचा है ना माइनस में, यहाँ पर बचेगा माइनस में Q2 Q3 अपॉन R23 और यहाँ बचेगा बच्चों
Q1 Q3 अपॉन R13। तो इस प्रकार टोटल एनर्जी आ जाएगी। इस पर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है बेटे। इसके बाद में आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इससे पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझना होगा, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम आपको बता देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बेटे। वैद्युत द्विध्रुव होता है ये इस टाइप का समायोजन जो दो बराबर लेकिन विपरीत आवेश, बराबर ये भी Q ये भी Q, विपरीत प्रकृति एक प्लस और एक माइनस के आवेशों से मिलकर बनता है, उसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ऐसा समायोजन या ऐसा निकाय जो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति, बराबर मतलब ये भी Q ये भी Q, मतलब जैसे ये एक कूलाम है और दूसरा भी एक कूलाम है, लेकिन एक प्लस में है और दूसरा माइनस है, तो ये द्विध्रुव बन जाएगा। तो दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बनता है, और साथ में ये दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर, अल्प दूरी को हम 2L मान लेते हैं। यहाँ पर 2L किस लिए मान ली, प्लस Q के लिए L, माइनस Q के लिए भी L, तो टोटल हो जाएगी 2L। ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस समायोजन को बोलते हैं बच्चों क्या, वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, वैद्युत द्विध्रुव। तो वह समायोजन जो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बनता है, क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसको जो अगर हम देखें इसका आघूर्ण कितना है, अब देखिए ये देखने को कहाँ मिलेगा। जैसे HCl अणु है बच्चों, HCl, इसका अगर आप योजन करें तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो H पॉजिटिव H पर जितना धनावेश, Cl पर उतना ही ऋणावेश, अर्थात ये दोनों मिलकर ही क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव। समझ में आ गया होगा आपके। मतलब कोई भी अणु जो वियोजित करने पर बराबर धन और ऋण आयन में टूट जाए और जिसमें मूवमेंट उत्पन्न हो सके, उसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, आघूर्ण मतलब इसका मूवमेंट, मतलब ये जो प्लस Q आवेश है माइनस Q को कितने फोर्स से आघूर्ण करेगा, कितने फोर्स से घुमाने का प्रयास करेगा। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिनोट करते हैं P से। किससे, P से डिनोट करते हैं। और P बराबर होता है किसी एक आवेश, जो मैंने अभी आपको बताए थे ना, दो आवेश, एक और प्लस Q दूसरी और माइनस Q, तो किसी एक आवेश मतलब Q ले लिया हमने, और इन दोनों के बीच की दूरी, दूरी क्या है 2L, का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव में उपस्थित एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अर्थात P बराबर Q और इनके बीच की दूरी 2L, Q इंटू 2L, या P बराबर 2QL कह दो। यूनिट हो जाएगी Q से कुलाम और 2L से मीटर, तो यूनिट हो गई कुलाम मीटर, इसका मात्रक कुलाम मीटर हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चित्र बना के इसका फॉर्मूला सभी बच्चे अपनी कॉपी पर नोट करें। सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी पर लिखते चलें। ठीक है। हम आपको चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले लिखवाते चलेंगे। पूरे जितने भी फॉर्मूले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनकी जो सारे लिखे हुए आपको एक ही स्थान पर PDF के रूप में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। वहाँ पर एक लिंक है जिसे आप टच करके आप गूगल ड्राइव पर, अपनी ड्राइव पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इनके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप पर भी इनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए जितने फॉर्मूले याद होते हैं उतनी ही आपकी अच्छी तैयारी होगी। आगे देखते हैं बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अगर मान लीजिए ये द्विध्रुव जो है अभी बताया था मैंने, ये वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इस पर बल आघूर्ण निकालने के लिए टो इक्वल टू होता है, टो बल आघूर्ण को लिखते हैं टो से, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको टॉर्क, TORQUE, टॉर्क, है ना। और रिप्रेजेंट करते हैं टो, टो ऐसे बनता है। ठीक है। उल्टा जे, ये टो है। तो टो बराबर क्या होता है बच्चों, टो बराबर होता है PE साइन थीटा। क्या सूत्र होता है, टो बराबर PE साइन थीटा। ये वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का सूत्र हो गया, टो बराबर PE साइन थीटा। अगर मान लीजिए कहे कि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में ऐसे लंबवत रखा है, देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, देखिए बेटे ये वैद्युत क्षेत्र है ऐसे, और मान लीजिए द्विध्रुव इस टाइप से रखा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये तो क्षेत्र से थीटा कोण पर है। मान लो ऐसे नहीं रखा है, इस टाइप से रखा हो लंबवत, तो टो बराबर मैक्सिमम हो जाएगा, टो मैक्सिमम
इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, पी ई साइन थीटा की जगह साइन 90 डिग्री रख देंगे और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है बच्चों वो होता है 1, मैक्सिमम होता है साइन में 90 डिग्री, तो टो मैक्सिमम बराबर हो जाएगा पी ई। बस ये। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर अधिकतम बलाघूर्ण कब लगता है, तो आप बताएंगे टो मैक्सिमम बराबर पी ई जब होगा जबकि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो। कब लगेगा, जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो। एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जा रहा है कि द्विध्रुव पर बलाघूर्ण के लिए को सदिश रूप में लिखो, तो सदिश रूप में इसका फॉर्मूला होता है टो वेक्टर, टो के ऊपर वेक्टर छूट रहा है, इसको लगा देना आप, टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गई सदिश रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर कार्य। तो द्विध्रुव को घुमाने पर कार्य का बेसिक सूत्र होता है W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कोस थीटा। ये जब लगेगा बेटे जब द्विध्रुव ऐसे था, इस टाइप से संतुलन की स्थिति में था और इसको हम घुमाकर ऐसे ले गए, मतलब हमने इसको थीटा कोण पर घुमा दिया, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा W बराबर संतुलन में था, ऐसे था ये और इसको घुमा के ऐसे ले गए। ठीक है, हमने ऐसे था और ठीक है ऐसे, यहाँ देखिए ऐसे था और ऐसे घुमा दिया थीटा कोण पर, संतुलन से थीटा कोण पर, तो फिर कार्य का फॉर्मूला लगेगा W बराबर पी ई 1 माइनस कोस थीटा। अब मान लो पहले से ही द्विध्रुव तिरछा था और तिरछा ही घुमा दिया, मान लीजिए ये द्विध्रुव इस टाइप से था, थीटा 1 कोण पर था और घुमाकर हम इसको ऐसे ले गए थीटा 2 कोण पर। मान लीजिए नीचे से ये थीटा 1 और ऊपर से ये कोण है थीटा 2। अब मान लीजिए 1 से 2 पर ले गए, तो फिर कार्य के लिए लगेगा W बराबर पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये द्विध्रुव को घुमाने में कार्य का फॉर्मूला हो गया। आगे थीटा कोण का द्विध्रुव में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है यू थीटा बराबर माइनस के पी ई कोस थीटा। यू थीटा कुछ नहीं है बच्चों, थीटा ये बता रहा है जितना भी एंगल हो आपको यू से ही लिखना है बस, यू बराबर माइनस के पी ई कोस थीटा। ये वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा हो गई। तो इस प्रकार से इस चैप्टर की समरी आपकी कंप्लीट होती है। ये 2 फॉर्मूले और बचे, इनको भी अभी देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अक्षय और निरक्षय क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे हम। ये जो खाली स्थान है स्पेस, इसमें देख लेते हैं बेटा। ये द्विध्रुव होता है, अगर हम इसकी अक्षीय स्थिति में मतलब ऐसे चलें सीधे में बिंदु P, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालें, ठीक है, तो क्या होगा, ये 12 डिस्टेंस है और इससे ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। मान लीजिए हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं अक्षीय स्थिति में, कितनी दूरी पर बच्चों, r दूरी पर, ये r दूरी हो गई। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की क्यूब। ये फॉर्मूला लगेगा कहाँ पर, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की क्यूब। P क्या है बच्चों, P द्विध्रुव का आघूर्ण है, जिसका फॉर्मूला होता है P बराबर एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो P द्विध्रुव आघूर्ण है और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है -q से +q की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, -q से +q की ओर। तो ये अक्षीय स्थिति हो गई। अब निरक्षीय के बारे में देखते हैं बेटे। निरक्षीय ऐसे होता है जैसे ये द्विध्रुव है और इससे हम इस टाइप से चलें, परपेंडिकुलर, सॉरी, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, जैसे ये द्विध्रुव है और निरक्षीय स्थिति ये होगी बच्चों, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालें E, तो ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r की क्यूब, ये होगा, ये निरक्षीय स्थिति में। बस तो ये याद रखना है, अक्षीय में यहाँ पर 2 आ जाएगा और निरक्षीय में 2 नहीं आएगा। ठीक है, अर्थात निरक्षीय की जो तीव्रता होती है, निरक्षीय की तीव्रता, निरक्षीय में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो अक्षीय के वैद्युत क्षेत्र से, जो निरक्षीय में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो अक्षीय में वैद्युत क्षेत्र का आधा होता है, /2 होता है। ठीक है, ये हमने अभी समझा। आगे देखते हैं, देखिए ये यही बता रखा है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की क्यूब। और निरक्षीय में वैद्युत क्षेत्र बच्चों इसके नीचे है, ये रहा। निरक्षीय में वैद्युत क्षेत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r की क्यूब, है ना। अर्थात जो निरक्षीय का वैद्युत क्षेत्र हो गया अक्षीय से आधा हो गया। अब
अक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है। देखिए द्विध्रुव ये रहा, मान लो ये द्विध्रुव है और इसकी अक्षीय स्थिति में यहाँ पर हमें बिंदु P पर विभव निकालना है। V बराबर क्या, तो इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 P/r²। ये बच्चों याद रखना है, ऐसे ही E0 की तरह जो बढ़ रहा है इसे हम पढ़ रहे हैं क्या, ε0, और इसका हिंदी में नाम होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इस पूरे पाठ की समरी कवर की और मैं अपेक्षा करता हूँ ये सारी समरी आपके समझ में आ गई होगी। अब आप इनको अपने आप भी याद करें, अपनी कॉपी पर लिख कर देखें। इससे अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे, इससे अगला चैप्टर गोस्की प्रमेय, उस पाठ की समरी को हम कवर करेंगे। और इस चैप्टर की समरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप अवश्य डाउनलोड कर लें और अपनी फेयर कॉपी पे काम पूरा कर लें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।